सो हे गाइस, क्या हाल आप सभी के, कैसे हो सारे के सारे। तो गाइस, आज मैं ये जो वीडियो लेके आऊँ ये स्पेशली डेडिकेटेड है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आप में से जिनको 3D मॉडलिंग पे काम करना रहता है, जैसे माया सॉफ्टवेयर पे या ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना रहता है, या फिर आप में से जिनको वीडियो एडिटिंग जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना। और अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं है टेक्निकल चीज़ों के बारे में कि रैम का क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितना लेना चाहिए, सीपीयूज़ वगैरह क्या रहते हैं, क्यों चाहिए, तो मैंने बहुत ही ईजी तरीके से कोशिश किया है एक वीडियो में समझाने का। मैं आई बटन में उस वीडियो को लिंक कर देता हूँ, आप चाहें तो पहले वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं, ताकि आपको एक जो क्रक्स रहता है कि जब आप एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हो तो आपके वर्कफ्लो के हिसाब से आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको वो एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। उसके बाद आप चाहें तो इस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद आप चाहें तो वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाए जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पे। सो लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो का जो पैटर्न रहेगा, मैं आपको सिर्फ रेकमेंडेड हार्डवेयर ही नहीं बताने वाला हूँ कि आपको जैसे सीपीयू है तो आपको इस लेवल का सीपीयू लेना है, या फिर इस लेवल का आपको जीपीयू लेना है, इतना रैम लेना है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताता चलूँगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पर पहुँचोगे, जब आप एक बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए या फिर एक एमएनसी कंपनीज़ के लिए जब आप काम करोगे, तब आपको किस लेवल का आपको हार्डवेयर मिलेगा आपको यूज़ करने के लिए आपके कंप्यूटर में, और अभी आप किस लेवल पे हो। ये जो गैप है, इनका जो प्राइस डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में आपको बताता चलूँगा, ताकि ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहे और आपको ये पता चले कि अभी आप किस पोजीशन पे हो और आपको फ्यूचर में किस लेवल तक जाने की ज़रूरत है। और जब आप जैसे जैसे लाइफ में अच्छा करते जाओगे, वैसे वैसे आप उस पोजीशन पे पहुँचते चले जाओगे। ओके गाइस, तो फटाफट से बात कर लेते हैं सीपीयूज़ के बारे में। अगर आप एक लैपटॉप लेने का प्लान करो तो मैं लैपटॉप के भी पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ, और अगर आपको एक पीसी बिल्ड करवाना है तो मैं आपको पीसी के भी पर्सपेक्टिव में बता दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैपटॉप के पर्सपेक्टिव में। अगर आपको एक लैपटॉप लेना है, उसके इसमें आपके पास दो ऑप्शंस मिल जाएंगे प्रोसेसर के लिए। या तो आप इंटेल वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हो, या फिर आप AMD वाले प्रोसेसर के साथ जा सकते हो। इंटेल वाले प्रोसेसर के साथ जाओगे तो उसमें आप i5 के साथ जाना, जिसमें आपको 4 कोर और 8 थ्रेड मिलेगा। जनरेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, 10th जनरेशन या फिर 11th जनरेशन वाले प्रोसेसर के साथ ही जाना। अगर बात करें AMD वाले के साथ, उसमें आपको Ryzen 5 4600H का प्रोसेसर वाले के साथ जाना, जिसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड मिल जाएगा। और अगर आप AMD वाले के साथ जाओगे तो वो वाले लैपटॉप्स आपको थोड़े से सस्ते मिलेंगे, और उनका परफॉर्मेंस इंटेल वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है मल्टी कोर में। सिंगल कोर में आपको इंटेल वाला जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अभी आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करें, इसमें आपको AMD का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अगर बात करें पीसी के पर्सपेक्टिव में, तो आपके पास वहाँ पे भी दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। या तो इंटेल के i5 वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हो, या फिर राइजन का अगर आपको कोई प्रोसेसर चाहिए तो उसमें आपको Ryzen 5 5600X के साथ जा सकते हो, जो कि 28 से 32 हज़ार रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर आपका दिन अच्छा है तब आपको 27 हज़ार रुपये तक में भी वो प्रोसेसर मिल सकता है। अगर बात करें इंटरप्राइज लेवल वाले सीपीयूज़ के बारे में, तो वहाँ पे जो बड़ी कंपनीज रहती है वो Xeon के प्रोसेसर्स यूज़ करती है, जिसमें आपको 62 कोर एंड 128 थ्रेड जैसे प्रोसेसर्स मिलते हैं। और उसका कुछ प्राइस एक सीपीयू का अकेले का 5 से 5.5 लाख रुपए पड़ता है। और जो मदरबोर्ड यूज़ करते हैं वो लोग, उसमें ऐसे जो चिप्स मैंने बताया आपको Xeon वाले प्रोसेसर, ऐसे टोटल 4 चिप्स लग सकते हैं। इतना पावरफुल आपको एक पीसी रहता है। आप इमेजिन कर सकते हो जो आप 6 कोर और 12 थ्रेड वाले में कर रहे हो, 62 कोर वाले पे आप क्या ही तबाही मचा के कर सकते हो। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है जीपीयू। देखो, अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है और आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते हो अपने बजट को, उस केस में आप एटलीस्ट कोशिश करना कि आपका जो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर आपका पीसी हो, इन सब में आप एटलीस्ट आपको 4 GB का VRAM मिले, जिसको हम लोग ग्राफिक मेमोरी भी बोलते हैं। तो 4 GB से नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करना आपका मत करना, आपका बहुत ही ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। और अभी सिचुएशन कैसा चल रहा है कि जो भी ग्राफिक कार्ड्स है उनकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में, क्योंकि जो माइनर्स थे, जो बिटकॉइन या फिर एथेरियम का जो माइनिंग कर रहे थे, उन लोगों ने बल्क में सारे के सारे जो भी जीपीयू से वो मार्केट से उठा लिए थे। और जो छोटे मोटे सेलर्स थे, उन्होंने क्या किया है कि उनके पास जो लॉट्स भी पड़े हुए थे, उन्होंने उसको दबा के रख लिया और धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। सबको जीपीयू चाहिए, सबको अपने काम करने के लिए ग्राफिक कार्ड सबको चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो 35 हज़ार रुपये का ग्राफिक कार्ड था, उसको ऑलमोस्ट 60,000 70,000 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग करके ओवर प्राइस करके चीज़ों को बेच रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट करो।
अगर प्राइसेस ड्रॉप होती हैं तो फटाफट से सबसे पहले GPU बाई करना। अगर आपको कोई कंपोनेंट मिले ना मिले, सबसे पहले आप GPU बाई कर लेना अगर आपको बजट में मिल जाता है तो। अगर बात करें 4 GB वाले ग्राफिक मेमोरी के बारे में, तो आपको GTX का 1650 Ti वाला जो वेरिएंट है वो काफ़ी अच्छा आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा बजट पुश कर सकते हो तो उस केस में आप RTX के 3060 के साथ जाना, जिसमें आपको 12 GB का VRAM मिल जाता है। तो वो आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रूफ रहेगा। और मैंने ब्लेंडर्स के कुछ टेस्ट वगैरह भी देखे हैं जहाँ पे आराम से 10-10 GB तक का आपको VRAM आपका जो सिस्टम रहता है वो आराम से कंज्यूम कर लेता है। तो जो 2 एक्स्ट्रा GB आपको बचेगा वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको काम ही आ जाएगा। अगर आप 4 GB में लेके चलोगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 गुना कम है। और अगर बात करें एंटरप्राइज लेवल वाले GPUs के बारे में, तो आप एक बार क्वाड्रो GPU का प्राइस चेक करना। मैं स्क्रीन पे उसका नाम डाल देता हूँ। 6,65,000 उसका प्राइस है मार्केट में अभी, और उसमें आपको कुछ 48 GB का ग्राफिक मेमोरी मिलता है। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात कर रहे थे हमारे तीसरे टाइप के हार्डवेयर के बारे में, जो कि आता है रैम। देखो, अगर आप आज के टाइम में अगर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वाले काम करने वाले, या फिर आपको माया जैसे सॉफ्टवेयर पे, या फिर आपको ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, उस केस में आपके लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट 16 GB रैम रहना ही चाहिए। अगर आप एक लैपटॉप भी देखते हो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर उसमें 8 GB रैम है तो क्या आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपैंडेबल स्लॉट खाली मिलता है कि नहीं, जहाँ पे आप 8 GB का एक रैम लगा सकते हो कि नहीं। और अगर आप एक PC बिल्ड करो उस केस में आप 16 GB रैम लगा सकते हो। और फ्यूचर प्रूफ के लिए आप, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप 32 GB तक पुश कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं पे एडवांटेज ही देगा, क्योंकि मैंने कुछ टेस्ट भी ऐसे देखे जहाँ पे 28 GB रैम बड़े प्यार से कंज्यूम हो जाता है ब्लेंडर के टेस्ट में, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट्स करते हो तो वहाँ पे भी आपका कंज्यूम हो जाता है। अगर आप सिर्फ 8 GB पे बॉटल नेक करके रखोगे तो कहीं ना कहीं पे वो एडजस्ट करते हुए कंप्यूटर चलता है और अपने फुल पीक पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाता है। अगर बात करें क्लॉक स्पीड के बारे में, तो 3200 मेगाहर्ट्ज एकदम स्वीट स्पॉट है। अगर आप 3600 मेगाहर्ट्ज पे जाते हो तो AMD वाले जो प्रोसेसर्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं जितना हाई क्लॉक रहता है। 4000 मेगाहर्ट्ज वाले जो रैम रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं, लेकिन जो 3600 मेगाहर्ट्ज वाले रैम रहते हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप थोड़ा पैसा सेव करना चाहते हो, जो आपका 3200 मेगाहर्ट्ज वाले रैम है, उस केस में आप उनके साथ ही जाना। अगर बात करें एंटरप्राइज लेवल वाले रैम्स के बारे में, तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि टाटा कमिंस में जॉब करता था, अभी उसने स्विच कर दिया। तो उसका जो मदरबोर्ड जो लगा हुआ था, जो उसके पास कंप्यूटर था, उसमें 128 GB के साथ 4 रैम लगे हुए थे जो कि 4000 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या फाड़ू लेवल का उसका कंप्यूटर होगा। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं हमारे चौथे कंपोनेंट के बारे में, जो कि मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा इग्नोर किया था हमारे इंडियन कम्युनिटी में। और आजकल देख रहे हो कि कुछ जो टेक यूट्यूबर्स हैं इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूँ किसी भी PC या फिर किसी भी लैपटॉप के स्टोरेज डिवाइस के बारे में। और आज भी हम लोग हार्ड ड्राइव तक ही चिपके हुए हैं। और अगर आपको सिर्फ स्टोरेज के लिए कोई चीज़ चाहिए उस केस में आप हार्ड ड्राइव के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो या फिर अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए आपके PC में, एक स्नैपी एक्सपीरियंस है, इवन आप इंटेल का i3 का भी प्रोसेसर यूज़ करो या फिर i5 का कोई पुराना सा प्रोसेसर यूज़ करो, अगर आप उसमें हार्ड ड्राइव को निकाल के SSD डाल दोगे तो भाई साहब जो स्मूथनेस आपको मिलेगा ना वो अनएक्सप्लेनेबल है। आपको मतलब जो स्मूथनेस मिलेगा वो बता नहीं सकता मैं। आप ऐसा इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक अच्छी सी मर्सिडीज़ कार है या फिर आपके पास एक अच्छी सी BMW कार है और उसमें आप इंजन ऑयल में एकदम सड़ा हुआ सा जला हुआ सा कोई इंजन ऑयल का तेल डाल देते हो, तो जो आपका इंजन का जो कहानी है वो लग जाएगा अच्छे से। सेम चीज़ आपको आपके कंप्यूटर के साथ या फिर आपके लैपटॉप के साथ भी होता है। अगर आपके पास सारे हार्डवेयर बहुत ही अच्छे हैं, और ये कैसा रहता है कि हर चीज़ का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं पे रहता है। अगर आपके बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन अगर आपका जो स्टोरेज डिवाइस है अगर वही वीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपका पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है जिस चीज़ के लिए आपने उस प्रोडक्ट को बाई किया वो हैम्पर हो जाता है। अब SSD का काम क्या रहता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप मैंने आई बटन में मैंने जो वीडियो लिंक किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तब भी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जिस्ट दे देता हूँ। ऐसा समझो कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इवन ओपन करते हो तो SSD में बहुत तेज़ी से ओपन होता है। अगर सपोज SSD में अगर 20 सेकंड लग रहा है तो आपको हार्ड ड्राइव वाले में 1.5 से 2 मिनट तक लग सकता है उसी चीज़ को ओपन होने में। फाइल ट्रांसफर रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है SSD में। अगर आप कंप्यूटर को ओपन भी करते हो, रीबूट भी करते हो, तो 15 से 20 सेकंड में आपका SSD वाला कंप्यूटर फटाक से हो जाएगा। लेकिन जो लैपटॉप है, जो PC जिसमें आपको हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं आई बटन में लिंक कर देता हूँ। HP का ही लैपटॉप था, उसमें हार्ड ड्राइव लगा हुआ था और उसका कंपैरिजन मैंने अपने इस लैपटॉप के साथ कंपैरिजन किया था। जबकि ये लैपटॉप करीबन 7 से 8 साल पुराना है और वो वाला लैपटॉप से 4 या 5 दिन पुराना था और उसमें हार्ड ड्राइव लगा हुआ था, इसमें SSD लगा हुआ था।
आप जाके वो वाली कंपैरिजन भी देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन था। स्टार्टिंग का कुछ 2-3 मिनट का ही पार्ट है, आप चाहें तो उसके बाद बाकी का रिव्यू नहीं भी देखोगे तो चलेगा। मैं आपसे बस इतना रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार उस टेस्ट को जरूर जाके देख लेना। ओके गाइस, तो आप में से जो लोग लैपटॉप के लिए इस वीडियो को देख रहे थे, लैपटॉप जिनको लेना था, आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और इसके बाद मैं 2 कंपोनेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, पीसी से रिगार्डिंग है। मैं कैबिनेट के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं मदरबोर्ड के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो अगर आप नॉलेज के लिए रुकना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो यहीं पे जा वीडियो को स्किप करके छोड़ के जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो देखो, एक मदरबोर्ड का इंपॉर्टेंस क्यों रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने सारे अच्छे कंपोनेंट्स तो बाय कर लिया, आपने अच्छा सीपीयू बाय कर लिया, आपने जीपीयू अच्छा बाय कर लिया, आपने एसएसडी बहुत अच्छा सा बाय कर लिया और बाकी सारे कंपोनेंट्स जो भी आपको चाहिए, रैम वगैरह सब अच्छे बाय कर लिए। लेकिन वो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही ये क्या आता है, असेंबल किया आता है। जो भी इंटीग्रेशन रहता है वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर में ही रहता है। तो अगर आपका मदरबोर्ड वीक रह जाएगा तो कहीं ना कहीं पे आपको एक ओवरऑल जो आपका काम है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना पे हैम्पर हो जाता है। और इसमें मैं आपको 2 पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला कि अगर आप एक चीप मदरबोर्ड लेते हो तो उसमें आपको जो USB पोर्ट्स रहते हैं या फिर जितने भी टाइप के पोर्ट्स रहते हैं वो थोड़े से कम मिलेंगे, लिमिटेड मिलेंगे और उनकी क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। दूसरा, अगर आप अच्छे ब्रांड वाले लोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाई मिल जाएंगे, जो नंबर ऑफ पोर्ट्स रहते हैं वो भी अच्छे मिल जाएंगे और उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी रहती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर इन फ्यूचर, जैसे इस लैपटॉप का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने इस लैपटॉप को अपने मॉनिटर से कनेक्ट करके रखा है, मेरा माउस और कीबोर्ड भी इसी पे कनेक्टेड है। अभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कनेक्टेड करनी रहती है, जैसे मेरे को फ़ोन कनेक्ट करना था, तब मुझे अपने या तो कीबोर्ड के या फिर अपने माउस को वहाँ से निकालना पड़ता है और मुझे उसके बाद इसको यूज़ करना पड़ता है, फिर वापस से रीइंसर्ट करो। तो कहीं ना कहीं पे मुझे पोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत आता है, इरिटेशन भी होता है। जब आप रेगुलर इस तरह के सेम काम करोगे और आपको पोर्ट कम पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पे आपको इरिटेशन ज़रूर होगा। अब ये तो फिर भी लैपटॉप है तो मुझे तो बार बार मैं निकाल के कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपका पीसी रहेगा तो आपको बार बार टेबल पे उठ के पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा आपके पोर्ट को, उसके बाद आप किसी दूसरे चीज़ को इंसर्ट करोगे, उसमें आपका बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद होगा और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ये काम करने पड़ जाएंगे। और अगर आप एक ऐसा भी करते हो कि आप कुछ USB पोर्ट बाई करने जाते हो तो चीप में भी अगर आप बाई करते हो अच्छी क्वालिटी का, अगर आपको चीप में चाहिए तब भी आपको 2,500-3 हज़ार रुपये पे करना पड़ जाएगा। अगर आप एक ब्रांडेड लेने जाते हो तो उस केस में आपको USB हब 10 से 12 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो मदरबोर्ड के ऊपर में VRAM बना हुआ था, जो फिन्स आप देखते हो मेटल्स के काफ़ी सारे यूज़ किए जाते हैं, जो बहुत ही डिज़ाइनदार तरीके से बनाई जाती हैं, फिन्स जिसको बोलते हैं। उनका काम क्या रहता है, जब आप एक कैबिनेट लेते हो तो जो पंखे लगे रहते हैं वो हवा को सक करते हैं अंदर में, और हवा जब चलता है तब वो हवा कन्वेक्शन के थ्रू आपके मदरबोर्ड के ऊपर में जो हीट है उसको डिसिपेशन का काम करता है और आपका जो ओवरऑल जो अंदर का जो सिस्टम है वो सारा का सारा कूल रहे और ज़्यादा ओवर हीट ना हो, उसके लिए वो चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। अगर आप एक चीप क्वालिटी का अगर मदरबोर्ड बाई करते हो या फिर अगर आप सस्ता मदरबोर्ड बाई करते हो तो वहाँ पे जो VRAM का जो सेक्शन रहता है वो थोड़ा सा वीक रहता है, तो कहीं ना कहीं पे आपका जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो राइज़ करेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके कंप्यूटर का जो टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर है, वो अगर राइज़ करता है तो आपका परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से गिरता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि मदरबोर्ड का जो टेम्परेचर है या फिर आपका इंटरनल जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो जितना ठंडा रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए भी जो ग्लास पैनल वाले जो कैबिनेट्स रहते हैं उनको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे बर्फ़ गिरता है, जैसे अगर आप लद्दाख या फिर श्रीनगर जैसे एरिया में रहते हो, उस केस में आपके लिए चलेगा। लेकिन भारत जैसा जो देश है जहाँ पे मोस्ट ऑफ जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस केस में आपके लिए एयर फ्लो वाला कैबिनेट्स सबसे अच्छे रहते हैं। आपका जो सिस्टम रहेगा वो अच्छे से कूल भी होता रहेगा और किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप सिर्फ लुक्स के लिए जाओगे तो आप ऐसा समझो कि अगर आपको एक चेहरा बहुत खूबसूरत सा चाहिए और अपने चेहरे पे पूरा प्लास्टिक लपेट लेते हो तो आपकी स्किन तो बहुत प्यार से ग्लो करेगी, बहुत चमकेगी, लेकिन आप सफोकेट करके उसी में मर जाओगे। सेम चीज़ आपके कंप्यूटर के साथ भी होता है। जब आप उसको पूरा फुल एकदम ग्लास में उसको पैक करके रख देते हो तो अंदर ही अंदर सफोकेट हो जाता है और ओवर हीटिंग की वजह से आपका जो मदरबोर्ड का जो लाइफ है या फिर जो आपका बाकी के कंपोनेंट्स की जो लाइफ है वो बहुत तेज़ी से डिग्रेड होने लगती है। तो एयर फ्लो अच्छे से मेंटेन करो। अगर आप AIO वगैरह यूज़ करोगे तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा लिक्विड कूलिंग में जो आपका एक तो आपको क्लीन लुक मिल जाएगा और आपका जो मदरबोर्ड है वो भी काफ़ी, जो बाकी के कंपोनेंट्स है वो भी काफ़ी अच्छे ठंडे तरीके से काम करेंगे। तो ओके गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही था। बहुत ज़्यादा बोर कर दिया होगा। अगर आप यहाँ तक झेल पाए मेरे को तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएँ जैसे मैं वीडियो अपलोड करते हैं। सो पीस।